बच्चों, जब हम लोगों के एग्जाम का टाइम नजदीक आ जाता है और हम लोगों की तैयारी पूरी नहीं होती है, तो उस वक्त हम लोगों को डर क्यों लगता है, घबराहट क्यों महसूस होता है। जब काम अपने मुताबिक नहीं होता है तो हम लोग दुखी क्यों हो जाते हैं, हम लोगों को गुस्सा क्यों आता है। और जब काम अपने मुताबिक हो जाता है, यानी कि कभी हम लोग पार्टी में जाते हैं और प्लेट में चिकन वगैरह भर जाता है, तो उस वक्त हम लोगों को खुशी क्यों महसूस होती है, हम लोग एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं, हम लोग सुपर एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं, हम लोगों का मूड कभी डाउन क्यों हो जाता है, कभी मूड अप क्यों हो जाता है। शरीर के अंदर ब्लड में ब्लड शुगर लेवल कैसे मेंटेन होता है, किडनी वाटर कैसे एब्जॉर्ब करता है, शरीर का अलग अलग ऑर्गन किस पर्टिकुलर मोमेंट में कौन सा काम करेगा, कौन सा काम करना रोक देगा। जब हम लोग भोजन करते हैं तो पेट में एसिड का सेक्रेशन एट ए पर्टिकुलर मोमेंट क्यों होने लगता है और कब एसिड का सेक्रेशन रुक जाता है। क्यों फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेल और फीमेल के बॉडी में डिफरेंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेल को दाढ़ी उगता है, आप लोग मेरे प्रोफाइल पिक्चर को देख सकते हो, लेकिन फीमेल में ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। मेल का साउंड फीमेल से अलग होता है, मेल का मस्कुलर कंस्ट्रक्शन जो है वो फीमेल से अलग होता है। ये सारी बातें क्यों होती हैं, इन चीजों के बारे में बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे। तो मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज इट मीन्स ए लॉट फॉर मी। और इस वीडियो को लाइक भी करो और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच शेयर भी करो कि उन लोग भी इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। अब बच्चों, इस वीडियो के मेन कंटेंट पर आते हैं और इस वीडियो का मेन कंटेंट हार्मोन है। और अभी तक हमने जितनी भी बातें कही उन चीजों का वजह जो होता है कौन सा बायोमोलिक्यूल होता है, हार्मोन। अभी तक हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट को जाना, प्रोटीन को जाना, न्यूक्लिक एसिड को जाना, विटामिन को जाना, लेकिन हार्मोन जो है उन चीजों से बिल्कुल अलग है और उसका क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, क्या क्या फंक्शन होता है, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। तो इन चीजों के बारे में बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं हार्मोन्स। तो हार्मोन्स जो है वो होता क्या है, दिस इज कॉम्प्लेक्स केमिकल ऑर्गेनिक सब्सटेंस which are produced in the ductless gland इन बॉडी। यानी कि हार्मोन जो होता है बाकी तरह के बायोमोलिक्यूल के तरह ही ये केमिकल सब्सटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, जिसके स्ट्रक्चर को हम लोग आगे देखेंगे और इसका इस्तेमाल क्या होता है वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन ये शरीर में कैसे प्रोड्यूस होता है, तो बाय डक्टलेस ग्लैंड प्रेजेंट इन द बॉडी, ओके, carried to different parts of the body through blood stream and control various body function। ये जो हार्मोन होता है शरीर के कई तरह के फंक्शन को कंट्रोल करता है और शरीर के अलग अलग हिस्सों में ये कैसे पहुंचता है, तो थ्रू ब्लड, यानी कि खून के बहाव के थ्रू ये शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है। अब हम लोग देखें कि डक्टलेस ग्लैंड that produce hormones are called इंडोसेराइन ग्लैंड्स, यानी कि वो डक्टलेस ग्लैंड जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करे उस तरह के डक्टलेस ग्लैंड को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं, इंडोसेराइन ग्लैंड। इंडोसेराइन ग्लैंड का एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे कि थायराइड है, द पिट्यूटरी, द एडर्नल्स, द पैनक्रियास, द टेस्टिस, द ओवेरीज। तो ये जितने भी डक्टलेस ग्लैंड हैं इन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, इंडोसेराइन ग्लैंड। इंडोसेराइन ग्लैंड जो होता है इट सेक्रेट्स these hormones directly into the blood stream through which they reach to different part of the body। इंडोसेराइन ग्लैंड जो होता है हार्मोन डायरेक्टली प्रोड्यूस करता है और भेजता है किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, जिसके थ्रू वो शरीर के अलग अलग हिस्सों में पहुंचता है। अब बच्चों हम लोग मैमल्स की अगर हम लोग बात करें तो सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स इज कंट्रोल्ड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन, यानी कि दिमाग के निचले सतह में, ब्रेन के बेस में मौजूद रहता है कौन सा ग्लैंड, द पिट्यूटरी ग्लैंड। और यही गवर्न करता है किसके थ्रू, कंट्रोल बाय द एंटीरियर लोब। ये कंट्रोल करता है कि कौन से हार्मोन का सेक्रेशन कब होगा और कितना होगा और शरीर के किस हिस्से के लिए होगा और उस हार्मोन का क्या फंक्शन होगा। ओके स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ हार्मोन्स की अगर हम लोग बात करें तो प्रोबेबली टू कंट्रोल बायोलॉजिकल रिएक्शंस बट देयर एग्जैक्ट रोल इज नॉट क्लियरली अंडरस्टूड। आज के दिवस तक
हार्मोन के फंक्शन को क्लियरली अभी तक एक्सप्लेन नहीं करा जा सका है, लेकिन सामान्य तौर पर माना जाता है कि हार्मोन जो होता है वो बायोलॉजिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। समटाइम्स इट रेफर टू एज केमिकल मैसेंजर्स बिकॉज द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ सेल टू डिस्टेंट टिश्यूज और ऑर्गन। एक ग्रुप ऑफ सेल से दूसरे हिस्से या जो बहुत दूर तक मौजूद है टिश्यूज या ऑर्गन, वहां तक केमिकल इंफॉर्मेशंस को ट्रांसफर करने का काम हार्मोन करता है। इस वजह से कभी कभी हम लोग हार्मोन को केमिकल मैसेंजर के रूप में भी काउंट कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग चले आ रहे हो कोचिंग और पांव में ठोकर लग गया, तो वो जो चोट का एहसास है वो आप लोगों के दिमाग तक पहुंचता कैसे है? वहां पर भी सम केमिकल मैसेंजर काम करता होगा, तो वो केमिकल मैसेंजर भी क्या रहता है बच्चों? हार्मोन ही होता है। अगर हम लोग हार्मोन के क्लासिफिकेशन को देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूशंस दे आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज स्टेरॉयड हार्मोन्स और नॉन स्टेरॉयड हार्मोन्स। तो अभी कभी हम लोग याद भी कर लेते हैं कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हार्मोन्स दो तरह से हो सकता है। क्या क्या? स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड द सेकंड वन इज नॉन स्टेरॉयड हार्मोन। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग बच्चों स्टेरॉयड हार्मोन के बारे में जानते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन होता क्या है? दे आर डेरिवेटिव ऑफ 4 रिंग सिस्टम कंटेनिंग 3 साइक्लोहेक्सेन रिंग एंड 1 साइक्लोपेंटेन रिंग। यानी कि स्टेरॉयड हार्मोन जो होता है वो इस तरह के सिस्टम से जुड़ा हुआ रहता है जहां पर 3 रिंग ऐसा हो जिसमें 6 मेंबर का कार्बन हो और 1 रिंग ऐसा हो जहां पर 5 मेंबर कार्बन का हो, जो कि आप लोगों को यहां पर नजर आ रहा होगा। यानी कि जितने भी स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, जिसमें कि आप लोग गौर कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग 1 2 3 है और एक रिंग जो होता है वो 5 मेंबर्ड रिंग है। और यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप रहता है, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप रहता है। आप लोग चाहो तो अभी के अभी इसे याद भी कर लो, ये किसी पर्टिकुलर स्टेरॉयड का स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये सारे स्टेरॉयड का बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी कि इसके अलावा जितने भी स्टेरॉयड होते हैं इसी स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस के बाद देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप गौर करो इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में अंतर क्या है कि यहाँ पर एक कीटोनिक ग्रुप आ गया और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ पर इस कार्बन पर एक एसिटाइल ग्रुप है। तो इस वजह से ये जो स्टेरॉयड हार्मोन बना इसे हम लोग प्रोजेस्टेरोन बोल देते हैं। ओके, ये दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर एक साइक्लिक रिंग आ गया और यहाँ पर OH आ गया और इस जगह पर एक और OH, यानी कि 2 OH आया, तो इसलिए इसको हम लोग डायोल बोलते हैं। और कैसा? एस्ट्रेडायोल। ओके, अब जो ये नेक्स्ट है इसमें क्या अंतर है? यहाँ पर डबल बॉन्ड जैसे यहाँ था वैसा ही डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, यहाँ जो कीटोनिक ग्रुप था यहाँ भी है। अंतर क्या है कि यहाँ एसिटाइल ग्रुप के बजाय क्या चीज है? OH ग्रुप है। तो इस वाले हार्मोन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं? टेस्टोस्टेरोन, जो कि स्टेरॉयड हार्मोन होता है। ये वाला जो हार्मोन है इसमें क्या अंतर है? बस वही कुछ जैसा यहाँ था यहाँ है, अंतर है यहाँ OH के बजाय बस क्या है? कीटोनिक ग्रुप, तो इसे हम लोग एस्ट्रोन बोलते हैं। ये दोनों एक कैटेगरी का है, ये एक कैटेगरी का और ये एक कैटेगरी का। ये मेल सेक्स हार्मोन है, ये फीमेल सेक्स हार्मोन है और ये वाला जो हार्मोन है ये प्रेगनेंसी हार्मोन कहलाता है। ये दोनों, ये वाला मेल सेक्स हार्मोन है, ये दोनों फीमेल सेक्स हार्मोन है और ये वाला जो हार्मोन है ये प्रेगनेंसी हार्मोन है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह को कंट्रोल करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि स्टेरॉयड हार्मोन में होता क्या क्या है? तो स्टेरॉयड हार्मोन मुख्य रूप से सेक्स हार्मोन्स, बाइल एसिड जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है एंड द नंबर ऑफ अदर बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड को बिलोंग करता है और इन सबों को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं? सेक्स हार्मोन। और इन सभी को बच्चों हम लोग क्या नाम देते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन को 2 तरह से बांटा जाता है, एक को बोलते हैं हम लोग सेक्स हार्मोन और एक को बच्चों हम लोग नाम दे देते हैं एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन। ओके, तो इन्हीं दोनों हार्मोन्स के बारे में चैप्टर में हम लोगों को एक एक के देखना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेक्स हार्मोन को, जो कि फर्दर 3 तरीकों से बांटा जाता है। यानी कि सेक्स हार्मोन एक कहलाता है मेल सेक्स हार्मोन, जो कि मेल पर्सन में जो कि मेल मैमल्स में मौजूद होता होगा और मेल सेक्स हार्मोन को ही हम लोग नाम दे देते हैं एंड्रोजन। उसी तरह से फीमेल सेक्स हार्मोन जो है वो कहाँ होता होगा? वो फीमेल मैमल्स में मौजूद होता होगा और उसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं? एस्ट्रोजन। ओके, और तीसरा जो सेक्स हार्मोन होता है उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? प्रेगनेंसी हार्मोन, या फिर उसी को हम लोग नाम दे देते हैं प्रोजेस्टाइन। ओके,
अब हम लोग बात करते हैं इन 3 तरह के हार्मोन्स को और लास्ट में हम लोग देखेंगे बच्चों किसके बारे में, एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन के बारे में। ये जो टेस्टोस्टेरॉन है ये एक तरह का एंड्रोजन है। टेस्टोस्टेरॉन को हम लोग यहाँ पर भी देखे थे, उसका स्ट्रक्चर अपने को याद होगा और याद कर भी लो। यहाँ डबल बॉन्ड आता है, यहाँ कीटोनिक ग्रुप और यहाँ पर OH ग्रुप। ओके, तो टेस्टोस्टेरॉन जो होता है दिस इज मेजर मेल सेक्स हार्मोन, यानी कि मेल मैमल्स में मुख्य रूप से यही हार्मोन जो होता है जो कि मेल मैमल्स को मेल बनाता है। ये दरअसल आइडेंटिटी होता है मेल मैमल्स का। ये सेक्रेट कहाँ के द्वारा होता है, तो ये सेक्रेटेड बाय टेस्टिस। टेस्टिस में ये प्रोड्यूस होता है और डायरेक्टली चला जाता है कहाँ पर, ब्लड स्ट्रीम में, जो कि अलग अलग बॉडी के हिस्से तक इस हार्मोन को पहुंचाता है। ये जो होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। याद करते जाओ यहाँ पर कि टेस्टोस्टेरॉन ही जो होता है वो मेल के खासियत को, यानी कि मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करता है। और कैसा, सेकेंडरी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि ग्रोथ ऑफ फेशियल एंड बॉडी हेयर, कि शरीर पर और चेहरे पर जो बाल आता है, ये दाढ़ी वगैरह मूंछ बोलते हैं, तो वो किसके वजह से होता है बच्चों, टेस्टोस्टेरॉन के मौजूदगी के वजह से। लाइक डिपनिंग ऑफ द वॉइस, कि मेल मैमल्स का आवाज जो होता है फीमेल से ज्यादा डीप होता है, वो किसके वजह से, टेस्टोस्टेरॉन की वजह से। लाइक मस्कुलर डेवलपमेंट, कि मेल का मस्कुलर बॉडी जो होगा वो फीमेल से कहीं ज्यादा अलग होगा, तो वो किसके वजह से, टेस्टोस्टेरॉन के वजह से। लाइक मैचुरेशन ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन, कि सेक्स ऑर्गन का जो मैचुरेशन होता है वो भी किसके वजह से होता है, टेस्टोस्टेरॉन के वजह से। अब हम लोग नेक्स्ट हार्मोन की ओर आते हैं। टेस्टोस्टेरॉन के बाद जो दूसरा सेक्स हार्मोन होता है दैट वन इज एस्ट्राडायोल। तो जिसका स्ट्रक्चर पिछले वाले हिस्से में हम लोगों ने देखा, ये मेन फीमेल सेक्स हार्मोन होता है जो कि फीमेल के अंदर मौजूद होता है। और ये कहां से सेक्रेट होता है, सेक्रेटेड फ्रॉम ओवरीज। जैसे कि पिछला वाला हार्मोन कहां से सेक्रेट होता था, वो टेस्टिस से सेक्रेट होता था। इसी तरह से ये जो है फीमेल के केस में ओवरीज से सेक्रेट होता है। ये करता क्या है, तो प्रमोट्स द सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि हम लोग बात करें, दैट अपीयर्स ऑन द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी और ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द कंट्रोल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल भी करता है कौन, एस्ट्राडायोल। अब हम लोग नेक्स्ट हार्मोन की ओर बढ़ते हैं और वो नेक्स्ट सेक्स हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी हार्मोन, या इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, प्रोजेस्टीन। ये जो होता है प्रेगनेंसी के लिए मुख्य रूप से यही काम करता है। करता क्या है ये, दिस हार्मोन प्रिपेयर्स द यूटेरस। यूटेरस को ये प्रिपेयर करता है किसके लिए, तो फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड ओवम। ओके, और साथ ही साथ इट ऑल्सो सप्रेसेस ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को घटाने का भी काम करता है। नाउअडेज, आज के दिनों में हम लोग कई तरह के सिंथेटिक प्रोजेस्टीन्स इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से, ऑरल बर्थ कंट्रोल पिल्स के रूप में। बर्थ कंट्रोल पिल्स के रूप में हम लोग आज के डेट में कई तरह का सिंथेटिक प्रोजेस्टीन्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो तीन था, ये तीनों क्या था, सेक्स हार्मोन। अब हम लोग देखते हैं स्टेरॉयड हार्मोन जो दूसरे तरह का होता था, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, एड्रेनोकॉर्टिकल हार्मोन, या इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ओके, और ये भी एक तरह का स्टेरॉयड हार्मोन ही है। लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम एडर्नल कॉर्टेक्स। ये जो होता है कहां से हम लोग इस तरह का हार्मोन हम लोग पाते हैं, एडर्नल कॉर्टेक्स से, जहां की कई तरह का हार्मोन होता है, लेकिन उसमें दो जो मेन होता है, टू ऑफ द विच आर कॉर्टिसोन और कॉर्टिसोल। जिसमें कि कॉर्टिसोल जो होता है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद होता है मेन हार्मोन के रूप में। ये करता क्या है, दीज हार्मोन्स रेगुलेट द लार्ज नंबर ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। कई तरह के बायोलॉजिकल एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है, और मुख्य रूप से क्या क्या, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में ये काम करता है। वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस हमारे शरीर में ये बनाता है, और एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट की तरह भी काम करता है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा हार्मोन होता है दैट इज नॉन स्टेरॉयड हार्मोन। नॉन स्टेरॉयड हार्मोन और स्टेरॉयड हार्मोन में मेन डिफरेंस जो है वो क्या होता है कि स्टेरॉयड हार्मोन में वो जो 3-6 मेंबर्ड रिंग और 1-5 मेंबर्ड रिंग का कॉम्बिनेशन होता था, जिसे हम लोग स्टेरॉयड रिंग भी बोलते थे, वैसा कुछ नहीं होता है इसमें। ऐसा कोई स्टेरॉयड रिंग होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। इसे हम लोग दो तरह से बांटते हैं मुख्य रूप से, वो क्या क्या, प्रोटीन और पेप्टाइड हार्मोन,
जिसका कि एग्जाम्पल हो जाता है इंसुलिन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन एटसेट्रा। और दूसरा जो होता है दैट इज एमिनो एसिड डेरिवेटिव, या फिर उसे ही हम लोग एमाइन हार्मोन्स बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल हो सकता है एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन वगैरह वगैरह। तो इन दोनों का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे एड्रेनलिन में क्या होता है, बेंजीन रिंग, 2 OH यहाँ पर है ऑर्थो पोजीशन पर, और इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पर क्या है, कार्बन पर OH, कार्बन पर 2 हाइड्रोजन और फिर नाइट्रोजन है, और ये नाइट्रोजन पर एक मिथाइल ग्रुप मौजूद होता है। थायरॉक्सिन में क्या होता है, ये बेंजीन रिंग पर OH I और यहाँ पर एक इथरल बॉन्ड है, और उससे दूसरा बेंजीन रिंग 2 आयोडीन और उसके बाद CH2, और यहाँ पर अल्फा एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन जैसा चीज होता है, और इसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, थायरॉक्सिन। एक चीज गौर कर रहे होंगे आप लोग कि एमिनो एसिड डेरिवेटिव या फिर एमाइन हार्मोन में क्या रहता है, कोई एमाइन, जैसे कि यहाँ पर 2 डिग्री एमाइन है, या फिर कोई एमिनो एसिड ग्रुप रहेगा। और प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन का स्ट्रक्चर, जो कि इंसुलिन का स्ट्रक्चर तो हम लोग प्रोटीन वाले में देखे ही थे, 51 अल्फा एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन होता था इंसुलिन के प्राइमरी स्ट्रक्चर में। तो वहां पर इन सारे स्ट्रक्चर में, चाहे वो प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन हो और या एमिनो एसिड डेरिवेटिव या एमाइन हार्मोन हो, इसमें वो स्टेरॉयड रिंग यानी कि 3 6 मेंबर रिंग और 1 5 मेंबर रिंग जैसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। एक बात और भी जान लो बच्चों आप लोग कि नॉन स्टेरॉयड हार्मोन मुख्य रूप से 2 हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन इन दोनों के अलावे भी कई तरह का नॉन स्टेरॉयड हार्मोन हो सकता है। ओके, अब सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन या फिर पेप्टाइड हार्मोन। प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन कई तरह से है, जिसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है इंसुलिन, जो कि कहां से सेक्रेट होता है, पेनक्रियास से। और ये करता क्या है, लोअर द ब्लड शुगर लेवल बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। इंसुलिन जो है वो ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है। कैसे, तो ब्लड में जो ग्लूकोज का मात्रा रहता होगा, ग्लूकोज को तेजी से यानी कि रेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन बढ़ा देता है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा काम करता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन को याद रखना है, जस्ट इंसुलिन का उल्टा काम करता है। ये भी पेनक्रियास से ही सेक्रेट होता है और ये भी एक तरह का पेप्टाइड हार्मोन है, लेकिन ये करता क्या है, इट्स फंक्शन इज टू इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाने का काम करता है। और भी कई तरह का प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन है, नाम से भी पता चल रहा है कि नॉन स्टेरॉयड हार्मोन को जो अलग अलग तरह से बांटते हैं उसके स्ट्रक्चर के आधार पर। जैसे कि प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन में जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होगा वो प्रोटीन या पेप्टाइड का होगा, अल्फा एमिनो एसिड का कॉम्बिनेशन होगा। और अगर तुम्हारा सिर्फ एक अल्फा एमिनो एसिड, यानी कि आप लोग पूछ सकते हैं इसमें भी अल्फा एमिनो एसिड है, इसमें भी अल्फा एमिनो एसिड है, लेकिन अल्फा एमिनो एसिड जो प्रोटीन या पेप्टाइड में रहता है वो कंडेंसेशन पॉलीमेरिक फॉर्म में रहता है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं, इसमें नहीं। यहाँ एक ही अल्फा एमिनो एसिड है, या नहीं भी हो सकता है, सीधा एमिनो ग्रुप है। अब हम लोग प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन के तीसरे वाले एग्जांपल को देखते हैं, और वहां पर दो एग्जांपल को एक साथ लिखे हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन। ओके, तो ये दोनों ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन जो होता है ये भी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, लेकिन कहां से निकलता है, ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। इसका काम क्या क्या होता है, जैसे ऑक्सीटोसिन का अलग काम होता है, वैसोप्रेसिन का काम अलग होता है। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीटोसिन का काम क्या रहता है। तो इट कंट्रोल द यूटेराइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यानी कि फीमेल के केस में जब चाइल्ड का बर्थ होता है, जन्म होता है, तो उस वक्त यूटेराइन मसल जो फैलता है या सिकुड़ता है, उन चीजों को कंट्रोल करता है कौन, ऑक्सीटोसिन। ओके, और इसी तरह से वैसोप्रेसिन जो होता है ये क्या करता है, कंट्रोल द रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय किडनी। की किडनी में जो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है वो कौन कंट्रोल करता है बच्चों, ऑक्सीटोसिन। तो इन चीजों को हम लोग याद रखते हैं। अब हम लोग दूसरे तरह के नॉन स्टेरॉयड हार्मोन यानी कि एमिनो एसिड डेरिवेटिव या फिर एमाइन हार्मोन को देख लेते हैं। बच्चों, अगर हम लोग नॉन स्टेरॉयड हार्मोन के दूसरे टाइप यानी कि एमाइन हार्मोन की बात करें तो वहां पर हम लोगों को दो अलग अलग तरह के एमाइन हार्मोन के बारे में पढ़ना होता है। वो पहला जो है दैट इज थायरॉक्सिन, और दूसरा जो होता है दैट इज एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को ही हम लोग एपाइनफ्राइन भी बोल देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग थायरॉक्सिन को देखते हैं। थायरॉक्सिन कहां से सेक्रेट होता है, तो याद कर लो अभी के अभी, थायराइड से। और ये कंट्रोल क्या करता है, इट कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिज्म के रफ्तार को ये कंट्रोल करता है। आप लोग गौर करते होंगे कि थायरॉक्सिन के गड़बड़ी के वजह से कभी मोटापा आ जाता है और कभी दुबलापन भी आ जाता है। क्यों, क्योंकि मेटाबॉलिज्म का रफ्तार या तो बहुत फास्ट हो जाता है या तो कभी बहुत स्लो हो जाता है। इन वजहों से ये परेशानी होती है। तो थायरॉक्सिन करता क्या है, कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब मेटाबॉलिज्म के रफ्तार को कंट्रोल करता है। अब जो ये दूसरा हार्मोन है
एड्रेनलिन ये एक्चुअली हम लोगों के मूड को स्विंग करता है, यानी कि मूड के बदलने का काम होता है, जिससे बहुत तरह का फिजिकल और केमिकल रिएक्शंस भी बॉडी के अंदर जो होता है उसमें भी तब्दीली आ जाती है। तो यहाँ पर क्या क्या है, जैसे कि जान लेते हैं कि एड्रेनलिन जो है वो कहां से सेक्रेट होता है, बाय एड्रेनल मेडुला। तो आप लोग याद कर लो कि एड्रेनलिन जो है वो एड्रेनल मेडुला से सेक्रेट होता है, अभी के अभी याद करो इसे। दूसरा जो है, इट्स फंक्शन इज रिवर्स ऑफ दैट ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन से बिल्कुल विपरीत है। कैसे? तो इसका सेक्रेशन जो होता है सबसे पहले जो हुआ, यानी कि सेक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन टेक्स प्लेस अंडर द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस, हमेशा नहीं होता है। अगर आप लोग बहुत ज्यादा तनाव में आ जाओगे, तनाव में कब आते हो आप लोग, या तो आप लोगों को बहुत ज्यादा डर लगे एंड चिंता में आ जाओ, यदि आप लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, या फिर कुछ और तरह का इमरजेंसी, जैसे चल रहे अचानक से पैर में चोट लग गया, कार चला रहे हो अचानक से रास्ते में कोई ट्रक आ गया, तो इन वजहों को हम लोग क्या नाम देते हैं, इमरजेंसी, यानी कि फियर, डर, गुस्सा, इन चीजों के वजह से एड्रेनलिन प्रोड्यूस होना शुरू होता है। और होता क्या है इसके प्रोड्यूस होने से, इट स्टिमुलेट्स द ग्लूकोज नोलाइसिस, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ये ग्लूकोज नोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि लीवर के अंदर जो आप लोगों ने पढ़ा है कि ग्लाइकोजन स्टोर रहता है, या फिर मसल्स या ब्रेन में इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में, तो वो ग्लाइकोजन कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है क्या चीज में, ग्लूकोज में, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लीवर व्हिच गिव्स ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है। और यही ग्लूकोज जो होता है, जो बनता है, वो प्रोवाइड करता है एनर्जी नेसेसरी टू परफॉर्म साइकोलॉजिकल वर्क अंडर स्ट्रेस। स्ट्रेस के अंदर जो साइकोलॉजिकल वर्क हम लोगों को करना होता है, वो एनर्जी अपने को कहां से मिलता है, फ्रॉम द ग्लूकोज दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, वेयर, तो इन लीवर, मसल्स, ब्रेन, मुख्य रूप से लीवर में। अब जितने भी तरह के हार्मोन्स को बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, उन सबों को समराइज करके हम लोग देख लेते हैं और याद भी करते चले जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन कहाँ से पाया जाता है, इसका सोर्स क्या है, तो ये थायराइड बनाता है, थायराइड सेक्रेट करता है थायरॉक्सिन, और ये एक तरह का एमिनो एसिड है, और करता क्या है, इट स्टिमुलेट्स मेटाबॉलिज्म, अभी अभी हम लोगों ने देखा था। दूसरा जो है एड्रेनलिन, ये कहां से सेक्रेशन होता है इसका, तो एड्रेनल मॉड्यूला से। ये भी एक तरह का एमाइन ही है, और इसके स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देख ही रखा है। और ये करता क्या, इंक्रीज पल्स रेट एंड ब्लड प्रेशर, रिलीज ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड फ्रॉम फैट्स। ओके, तो एड्रेनलिन जो है वो पल्स रेट को बढ़ाता है, जो कि अभी आप लोगों ने देखा कि जैसे गुस्सा आएगा, डर आएगा, तो देखना दिल का धड़कन बढ़ जाता है, और जिससे ब्लड प्रेशर में भी चेंजेस देखने को मिलता है। रिलीज ग्लूकोज फ्रॉम ग्लाइकोजन, के ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और फैटी एसिड भी प्रोड्यूस करता है आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फैट्स। नेक्स्ट जो है इंसुलिन, ये पेनक्रियास से सेक्रेट होता है, और ये एक तरह का प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड जिसे हम लोग बोल सकते हैं। ये ब्लड लेवल को डिक्रीज करता है, कहां पर, ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है ब्लड में, यानी कि ब्लड ग्लूकोज को डिक्रीज करता है। जस्ट इसका उल्टा काम कौन करता है, ग्लूकागॉन, यानी कि जो पेनक्रियास सेक्रेट करता है। और ये भी एक तरह का पॉलीपेप्टाइड है, लेकिन ग्लूकागॉन का काम इंसुलिन का विपरीत होता है, और ये इंक्रीज करता है ब्लड शुगर लेवल को, यानी कि इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। ओके, नेक्स्ट जो है टेस्टोस्टेरोन, ये कौन प्रोड्यूस करता है, कहां से सेक्रेशन होता है, टेस्टिस से। ये मेल सेक्स हार्मोन है, और ये एक तरह का स्टेरॉइड है, और ये करता क्या है, कंट्रोल नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट जो है एस्ट्रागॉन, नेक्स्ट जो है दैट इज एस्टेरॉन, ये, या फिर इसे ही हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों, एस्ट्राडायोल। ये कौन प्रोड्यूस करता है, तो ये इसका सेक्रेशन ओवरीज से होता है, और ये भी एक तरह का स्टेरॉइड है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये कंट्रोल नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये जो है एक तरह का फीमेल सेक्स हार्मोन है, तो ये कंट्रोल क्या करता है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, ये कहां सेक्रेशन होता है इसका, ओवेरीज में, और ये भी एक तरह का स्टेरॉइड है, जिसे हम लोग प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोल देते हैं। ये प्रिपेयर करता है यूटेरस को फॉर प्रेगनेंसी, और कंट्रोल मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है। और लास्ट जो है कॉर्टिसोन है, ये कहां प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स में,
ह्यूमन बीइंग के लिए ये बात कर रहे हैं। और ये भी एक तरह का स्टेरॉयड है जो कि हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था। ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म ऑफ वाटर, मिनरल, सॉल्ट, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, कई तरह के बायोमोलिक्यूल के मेटाबॉलिज्म में ये काम करता है। बच्चों लाइट कट जाने की वजह से थोड़ा सा पिक्चर धुंधला उंधला हो सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आवाज तो क्लियर आ ही रही होगी आप लोगों को। बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल को कंप्लीट किया। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में अगर कुछ बच गया है तो वो है एंजाइम, जिसको हम लोग पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री में, क्योंकि वहां पर एंजाइम को हम लोग बेहतर तरीकों से समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अगले टेस्ट के पहले पूरे बायोमोलिक्यूल की कॉपी को तो सबसे पहले कंप्लीट कर लो। कलर्ड पेन से कॉपी फेयर होनी चाहिए कि आप लोगों को कॉपी कभी पढ़ने की इच्छा भी हो जाए तो पढ़ने का मन भी करे। दूसरा काम क्या करना है कि आप लोगों को जो भी 3-4 स्टिकर्स जो ग्रुप में मिले हैं उन सारे स्टिकर के सॉल्यूशन को माइक्रोस्कोपिक लेवल में लिखकर आप लोगों को कॉपी में चिपकाना है। और ये नेक्स्ट वेडनेसडे तक आप लोगों को सारे स्टिकर के सॉल्यूशन का पिक्चर हमको भेजना है। उसके बाद बायोमोलिक्यूल का जितना ई सीरीज और एम सीरीज का क्वेश्चन आप लोगों को मिला है वो सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग एक बार कर जाओ। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता नहीं है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल है ही नहीं। सिर्फ आप लोगों को अपना कीमती समय देना है, उन सारे क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके सॉल्यूशन को देखना है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो उसी वक्त उस क्वेश्चन का आंसर या सॉल्यूशन देखकर उस क्वेश्चन को याद भी कर लो। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, वो क्वेश्चन बनाने के दौरान अगर आप लोगों को कुछ नया चीज देखने को मिले तो वो इस फेयर कॉपी में बॉर्डर के ऊपर आप लोग साथ ही साथ लिखते चले जाओ। यानी कि ई सीरीज और एम सीरीज बनाने के दौरान आप लोग फेयर कॉपी को सामने रखो, क्योंकि होता क्या है, अगर कुछ नया चीज लिखने का मन भी आप लोगों का होता है तो आप लोग सोचते हो कॉपी कब निकालेंगे, नहीं निकालेंगे, बाद में लिख लेंगे, और बाद में कभी नहीं होता है। अभी जो आप लोग मेहनत किए ई सीरीज और एम सीरीज बनाने के दौरान और जो भी नया चीज सीखे, अगर कॉपी में नोट डाउन नहीं करोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है आप लोग भूल जाओगे। और बाद में अगर वो क्वेश्चन आ भी जाएगा तो आप लोगों का अभी का करा हुआ मेहनत कोई काम का नहीं होगा। तो इसीलिए बोलता हूं कि हर किसी चीज को, जो भी चीज आप लोगों को जानने को मिले, वो कॉपी में बॉर्डर के ऊपर आप लोगों को लिखते चले जाना चाहिए। क्योंकि एग्जाम के टाइम जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब के सब अल्टीमेटली कॉपी पर आते हैं। और अच्छी बात है ना कि कॉपी में सारी चीजें एक साथ आ जाएं, तो आप लोगों को 10 जगह घूमना ना पड़ेगा। हर जगह का मेहनत एक जगह समेटा हुआ है, तो आप लोग एक साथ कभी भी उसे याद करके एग्जामिनेशन में जा सकते हो। और सबसे अंत में आप लोगों को करना क्या है कि एनसीईआरटी वाली कॉपी जो कि सेपरेट है इस फेयर कॉपी से, उस एनसीईआरटी वाले कॉपी में एनसीईआरटी बुक का जितना भी क्वेश्चन होता है, सॉल्व और अनसॉल्व, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बना जाने हैं। इसमें पिछले चैप्टर का सॉल्यूशन तो आपने बना रखा होगा, सॉल्यूशन के बाद आप लोग बायोमोलिक्यूल के भी सारे क्वेश्चंस को बना जाओ। अब एक डिफरेंस की बात करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन प्रिपरेशन ऑफ चैप्टर्स लाइक सॉल्यूशन एंड बायोमोलिक्यूल बाय एनसीईआरटी बुक। तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपको एनसीईआरटी के थ्योरी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन बायोमोलिक्यूल में ऐसा है। तो करना क्या है कि आप लोगों से, जैसे मैंने क्लास 11th में एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट बनवाया था, कुछ उसी तरह का काम आप लोगों को यहाँ पर भी करना है। यानी कि यहाँ भी बायोमोलिक्यूल का एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट बनाना है। अभी लॉकडाउन में चूंकि आप लोगों को बहुत ज्यादा फुर्सत है तो आप लोग ऐसा कर भी सकते हो, क्योंकि बाद में एक्सट्रैक्ट बनाने का समय नहीं मिलने जा रहा है। तो एक्सट्रैक्ट में क्या करते हैं बच्चों, एनसीईआरटी वाले बुक को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा पढ़ जाते हैं अच्छे से। मतलब पहले शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार पढ़ लिए बिना रिपीटेशन के। अब हम लोग पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ते चले जाते हैं और उन हर एक लाइंस को, हर एक पैराग्राफ के हर एक लाइन को क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं। एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट की कॉपी अलग होनी चाहिए। एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट की कॉपी में सिर्फ हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, आंसर नहीं लिखते हैं। करते क्या है, जैसे कि एनसीईआरटी वाले बुक में हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट is the main biomolecule that is used as energy source for human body। तो इसी को क्वेश्चन में कैसे आप लोग तब्दील करोगे, which biomolecule present in human body act as energy source। यानी कि हर एक लाइन को क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। एनसीईआरटी में बायोमोलिक्यूल चैप्टर को शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग पढ़ते जा रहे हो, तो पहला लाइन जो है वो भी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकता है, दूसरा लाइन भी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकता है, तीसरा लाइन भी क्वेश्चन में कन्वर्ट हो सकता है। तो हर एक लाइन को जहां तक संभव हो उसे हम लोग क्वेश्चन में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट में। इससे होता क्या है कि जब एग्जाम के समय में एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट सिर्फ पढ़ के चले जाओगे तो बस उससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ये गारंटी है, आप लोग भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। बस करना क्या होता है, अभी जो एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट बनाने में मेहनत लगता है उस मेहनत से हम लोग
भागते हैं। और एक बात कि अगर आप लोग एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट किसी दूसरे स्टूडेंट का लेकर इस्तेमाल करोगे वो आपके लिए यूजलेस है, यानी कि हर व्यक्ति को अपना अपना एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। आप बायोमोलिक्यूल चैप्टर अपना पढ़े तो आप लोग अपना एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट बनाओगे तो ही समझ में आएगा, क्योंकि हर व्यक्ति अलग तरह से किसी लाइन को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा है। ओके स्टूडेंट, लाइट भी आ गया, लेकिन ये लेक्चर हो गया कंप्लीट। तो अब हम लोग जा रहे हैं और अगले दिन हम लोग नए लेक्चर के बारे में देखेंगे और उसकी शुरुआत करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।